ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर का सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन ए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको विजिट करना, वीडियो को देखना, कंप्लीटली समझना, नोट नहीं किया है तो नोट डाउन भी करना, फिर उसके बाद सेक्शन बी कंप्लीट करना, राइट? ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। इन्होंने बोला कि ए करो या बी करो, बट क्योंकि हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट ए का भी फर्स्ट पार्ट है। when 50 ml of phenol and 50 ml of aniline are mixed, predict whether the volume of the solution is equal to, greater than or less than 100. गिव रीजन। देखो, अब आपको एक तो मैंने बोला था एग्जांपल्स डायरेक्टली याद करने हैं, ये पक्का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है फिनोल और एनिलीन का, कि किस में एग्जांपल है। ये नेगेटिव डेविएशन का होता है, और वैसे भी आपको देख के भी पता चल रहा है, ये है फिनोल, एक है एनिलीन NH2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है दोनों में, है ना। इतना अच्छा बॉन्ड बनने के बाद दोनों में मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे। पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगी, कम करेगी। एक का 50 ml है, एक का 50 है, तो टोटल हुआ 100। तो 100 से कुछ ना कुछ कम ही होगा। ठीक है, तो ये होगा नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। रीजन में आप लिखोगे कि फिनोल और एनिलिन की जो बॉन्डिंग है दैट इज मोर स्ट्रोंगर देन फिनोल की जो फिनोल से थी, एनिलिन को जो एनिलिन से थी, उससे अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों की आपस में मिक्स होने पे। इसीलिए वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम 50 से कम होगा, सॉरी 100 से कम होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इज रितेश सजेस्टेड एडिंग सोल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। जिसमें आइस है उसने बोला कि उसमें क्या डाल दो, सोल्ट डाल दो। ही सेड दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बोतल कोल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। क्यों होगा, देखो आइस से पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि जैसे ही हमें पता चले कि आइस का रिलेशन है, सोल्ट का रिलेशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। और सबको ही पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, डिप्रेशन होता है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब भी हम कोई भी सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनता है तो डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का। अब देखो कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सोल्ट डालने से, तो बहुत कम डिग्री टेम्परेचर पे वो ठंडा रहेगा, तो कोल्ड ड्रिंक उतनी देर तक ज़्यादा अच्छे से स्टोर रहेगी, है ना। लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो रीजन लिखोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 1 मार्क का था ये, मतलब ईच जो पार्ट्स थे इसके फर्स्ट एंड सेकंड 1 1 मार्क के थे। नेक्स्ट इज BaCl2 ऑन रिएक्शन विद Na2SO4 इन एक्वा सॉल्यूशन गिव वाइट PPT। और सबको ही पता है बी, ये तो 10th क्लास में भी आता है, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या होगा, NaCl बनेगा और BaSO4 बनेगा, है ना। BaSO4 और NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। If the two solutions are separated by a semi-permeable membrane, will there be appearance of white PPT due to the osmosis? अब देखो इन्होंने बोला कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया हमने, और उसमें से अभी क्या उसके वाइट PPT दिखेंगे। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या मूव कर सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट, है ना। अब आपने एक सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों थे, BaSO4 और NaCl। इसके बाद ये बनने के बाद आपने इसको एक अलग बीकर में ट्रांसफर किया जिसके ऊपर लगी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे, इसमें सॉल्वेंट NaCl, राइट। BaSO4 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इसके सोल्यूट नहीं जाएगा, सोल्यूट नहीं जाएगा तो उसकी PPT भी उसमें नहीं आएंगे। PPT नहीं आएंगे तो वाइट कलर भी नहीं आएगा, क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वाटर स्टॉप बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर। जब बॉइलिंग वाटर में आपने शुगर डाल दिया तो क्या होगा, शुगर डालने के बाद वाटर में डाला तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई, सभी को पता है होना क्या है इसमें, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम वही तो लिखेंगे यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें शुगर डाल दिया, शुगर भी नॉन वोलेटाइल है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट
तो जब वो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, जो टेम्परेचर पे ऑलरेडी वाटर बॉईल हो रहा था शुगर डालने के बाद थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लेगा फिर बॉईल होगा, राइट। बिकॉज देयर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट इज H2I2 गिव राइज टू 2HI। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया। एक बात ये समझना, ये ग्राफ पढ़ने से पहले ये मान लो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये इसका ग्राफ है। अब क्योंकि इस ग्राफ में रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे है, तो ये जो एनर्जी थी ये निकल गई तो इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक, याद रखना इस बात को, 11th में भी आता है ये। इन द सेम वे अगर रिएक्टेंट नीचे हो प्रोडक्ट ऊपर हो तो हम कह सकते हैं इतनी इतनी एनर्जी यूज हुई है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ऊपर हीट रिलीज होगी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आओ, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वही आपने H निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी E A निकालना है फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो पहले ऊपर वाले ग्राफ में ही देखते हैं। रिएक्टेंट से लेके जितना भी ये कर्व गया ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से लेके जितना भी ये कर्व गया ये पूरी आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब इस ग्राफ को देखते हैं डिटेल में, ये नोट कर लेना। चलो अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, लेकिन ध्यान से देखो इसने बोला बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, मतलब जब HI से आपका H2I2 बन रहा है तो बैकवर्ड में हमारा रिएक्टेंट ये हो चुका है। एक सिंगल वर्ड पूरा आपका गलत करवा सकता है क्वेश्चन को आते हुए भी, तो ध्यान देना एक एक चीज पे। इसने जो ये बोला ना बैकवर्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल उल्टा देखना है। अब देखो, अब यहाँ रिएक्टेंट से लेके ऊपर तक ये पूरी तो आपके पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और आपके पास ये जितनी बच गई ये वाली, ये होगी एंथैल्पी डेल्टा H। ठीक है, तो ये देख लो पूरी कितनी है, 100 से लेके ऊपर 140 तक। 40 है आपके पास EA एक्टिवेशन एनर्जी, यूनिट भी लिख देना इसकी जो भी दी हुई हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ब्रैकेट में, आपको यूनिट लिख के देंगे एग्जाम में। अच्छा, इसके बाद डेल्टा H कितना है, देखो 110 तक ही है, 100 से यहाँ तक सिर्फ, तो कितना हुआ 10। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये मैंने आपको जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था तब पढ़ाया था आपको मैंने। कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे करता है, स्पीड अप कर देता है बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। चलो ये वही है, डिफाइन करना एक्टिवेशन एनर्जी को। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट, कम हो जाएगी। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपसे अब आपसे ये पूछ रहा है कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन हो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो देखो ये जैसे मान लो आपकी एंडोथर्मिक थी और ये आपकी एक्सोथर्मिक है, मैंने बताया ना उसमें प्रोडक्ट नीचे होता है। तो कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली कैटलिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड करता है हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी, वो यही लिखना है चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, राइट। अच्छा एक चीज और, जो ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू एक्टिवेशन एनर्जी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता है, माइट भी मैंने कुछ और बोला। एक्टिवेशन एनर्जी हैव नो इफेक्ट विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कन्वर्जन्स आ गई, कन्वर्जन्स आएंगी एग्जाम में, लेकिन उसके लिए पूरे केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए। नहीं आते हैं तो कन्वर्जन्स को समझ लो, धीरे 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 सब कुछ आ जाएगा, है ना। देखो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू 4 ब्रोमोबेंजीन अमीन,
तो बनाओ सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन। अगर नहीं आता ये तो धीरे धीरे आ जाएगा, सीख लो। नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2, बेंजीन के ऊपर लगाया तो बेंजीन। कन्वर्जन्स में आपने क्या करना है, पहले रिएक्टेंट लिखना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है इधर, और फिर दोनों को देखना है अच्छे से कि क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो प्रोडक्ट क्या है, 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन, मतलब 4 पे लगा है ब्रोमीन, ये बेंजीन है, ये इस पे लगा है अमीन, 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन। एनिलीन को, ये एनिलीन होता है ना, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन ये कॉमन नेम है, इसको बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं। इसको एक तो एनिलीन बोलते हैं, याद रखना, एक क्या बोल सकते हैं, बेंजीन अमीन, मतलब बेंजीन है और अमीन है, राइट। लिख लेना इसको। चल अब देखो ये कैसे हो सकता है रिएक्शन, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो देखो एक तो क्या हो रहा है, NO2 से NH2 बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, क्या हो रहा होगा सोचो, रिडक्शन, है ना। वेरी गुड, रिडक्शन। तो अब ये जो रिडक्शन है ना, यहाँ पे बेंजीन से NO2 से जब हमें NH2 जाना होता है, तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं SnHCl, या फिर FeHCl भी, आयरन HCl भी लिख सकते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टीफन रिडक्शन इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, याद रखना। बेंजीन के ऊपर NO2 से NH2 डालना हो तो SnHCl डालते हैं, याद रखना इसको, अच्छा रिएजेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, राइट। धीरे 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 करके ऐसे ऑर्गेनिक सारी समझ में आ जाएंगी, आप एक बार क्वेश्चंस पे ही आओ अभी डायरेक्टली, राइट। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं उनको कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट देखो, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक पहले उनको तो बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन मतलब 4 ब्रोमो। देखो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, इसलिए मैंने 4 पे लगाया। कॉमन में लिखना होता तो वी कुड से पैरा ब्रोमो एनिलीन, है ना, इसके पैरा पे ही तो है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था ये रिएक्शन, यहाँ से यहाँ पे शायद नहीं बताया एनिलीन, अपने हमें अभी इसमें वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ा है, लेकिन याद रखना। देखो एक इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट रिएक्शन, एक सेकंड रिएक्शन, दोनों। NH2 में ना जब भी हमको ब्रोमीन डालना होता है तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाता है। NH2 एक तो इधर भी आ जाता है, प्लस में NH2 इधर भी आ जाता है, और कुछ मेटा का भी बनता है इवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें क्योंकि एक ही प्रोडक्ट चाहिए, पैरा ऑर्थो चाहिए ही नहीं, तो सॉरी, जब कभी भी ऐसा केस हो, जब आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा पे चाहिए प्रोडक्ट, ऑर्थो पे नहीं चाहिए, तो आप ना इसके ऊपर NH2 को एक बड़ा ग्रुप बना दोगे, इसकी प्रोटेक्शन कर दोगे। एक बड़ा ग्रुप लगने के बाद ये ऑर्थो को उतना सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्थो तो इसके जस्ट साइड में है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो पैरा पे ही आता है। जब कभी भी एग्जाम में आए कि पर्टिकुलरली पैरा ही बनाना है, तो पहले हम इसकी करते हैं एसिटाइलेशन, CH3CO2 एक बार सीख लो, आ जाएगा धीरे धीरे। CH3CO को 2 बार लिखो और O लिखो, और बेंजीन लिखो, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लिख लेना। ऊपर हो गया हमारे पास N, एक H तो इधर NH2 में से एक H हट के इसका एसिटिक एसिड बन के निकल गया, बाकी का बच्चा इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो मैंने बड़ा सा ग्रुप लगा दिया, COCH3, कितना बड़ा ग्रुप है, COCH3, याद रखना इसी ग्रुप से ही प्रोटेक्शन करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स ग्रुप, बड़ा ग्रुप लगा दिया। अब इसमें डाल दो Br2, CH3COH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में भी, जनरली ब्रोमीन डाला आपने, तो अब जो ब्रोमीन आएगा ना, वो दिख रहा है ना, वो सिर्फ पैरा पे आएगा, NHCOCH3 जो हमने एक्स्ट्रा ग्रुप डाला था वो तो रहेगा ही, Br। लेकिन क्या हमें ये चाहिए,
नहीं, हमें पैरा पे ब्रोमीन तो मिल गया, लेकिन ये बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए। अब इस बड़ा ग्रुप को हमें छोटा भी बनाना है ना वापस। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े ग्रुप को, एक सेकेंड, इस बड़े ग्रुप को या तो बेस डाल दो या एसिड, कोई एक चीज डाल दो, ये बन जाएगा NH2 वापस से, बेंजीन NH2Br। दोबारा समझो क्या हुआ, देखो हमें क्या करना था स्टार्टिंग में, इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड से, ये जो है आपके पास NO2, इससे जाना था हमने NH2Br, ये वाला दिख रहा है इधर ऊपर देखो, NO2 से NH2Br, इसमें जाना था। तो हमने क्या किया, पहले NO2 को NH2 बनाया। कैसे बनाया NO2 को NH2, रिडक्शन करके SnHCl से। फिर ब्रोमीन डालते तो ऑर्थोपैरा पे आता, तो हमें उसकी पहले प्रोटेक्शन करनी पड़ी, CH3CO ट्वाइस O, याद रखना है इसको, ठीक है। क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ट्वाइस O। ये ग्रुप डाल दिया pyridine की प्रेजेंस में, तो एक ऊपर जो इसका अंदर COCH3 था ना, याद दिख रहे हो, अंदर COCH3 है, वही COCH3 यहीं तो आ गया। ये ग्रुप डालना है आपने, अंदर ही लिखा है ना ब्रैकेट के COCH3, वही COCH3 आ गया इधर, ठीक है। और ये बड़ा ग्रुप बन गया। बड़ा ग्रुप बनने के बाद ऑर्थो पे रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ किस पे होगी, पैरा पे। अब वापस से बड़े ग्रुप को हटाना है, तो या तो बेस डाल दो या एसिड, बन जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें आपकी बहुत सारी एनिलीन की रिएक्शन तो यहीं पे ही कवर हो गई, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना अभी क्वेश्चंस को, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं उसके थ्रू नोट कर लेना। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक कर लेना, पहले नोट कर लेना। इम्पोर्टेंट है, फिर नेक्स्ट करना। चलो नेक्स्ट इज, एक और कन्वर्जन है क्या, क्लोरोफिनाइल मिथेन, मतलब कि मिथेन ऊपर लगा है, पहले फिनाइल, फिनाइल से मैंने उठाया कि बेंजीन, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लोरोफिनाइल मिथेन, मतलब फिनाइल मिथेन तो ये रहा, पूरा फिनाइल मिथेन बना दिया। अब उसके ऊपर ये बोल रहा है क्लोरोफिनाइल मिथेन है, समझ रहे हो ना। फिनाइल मिथेन एक साथ लिखो, इसी को ही बोल सकते हैं फिनाइल मिथेन। क्लोरोफिनाइल मिथेन मतलब उस पर क्लोरीन लगाना है। बाकी के क्या होंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। अब ये आपके पास है रिएक्टेंट, इसको थोड़ा साफ सा लिख देते हैं। क्लोरोफिनाइल मिथेन, ये है फिनाइल, ये है मिथेन, इस पे लगा है क्लोरीन H2। इससे आपको बनाना है 2 फिनाइल इथेन अमीन, 2 फिनाइल इथेन अमीन। देखो अमीन्स जो है ना वो तो इथेन है, इसको देखो दोबारा, 2 फिनाइल इथेन अमीन। तो ये बोल रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, 2 फिनाइल इथेन अमीन, मतलब इथेन अमीन पहले लिखो, जो भी रूट वर्ड है उसको पहले लिखते हैं ना, जैसे यहाँ फिनाइल मिथेन को लिखा, इथेन अमीन मतलब 2 कार्बन, उसके ऊपर लगा NH2। अब बोल रहे 2 फिनाइल इथेन अमीन, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 पे लगा हुआ है, तो NH2 के जस्ट बगल वाला ये क्या होगा, 1 नहीं होगा ऑब्वियसली, फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगा होता है वो 1 होता है। ये 2 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, समझ आया। इसको भी थोड़ा साफ सा लिख देते हैं। तो इससे कन्वर्ट करना है हमने ये 2 फिनाइल इथेन अमीन NH2, समझ आया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, ओवरऑल ध्यान से देखो, अब दोनों को कंपेयर करो। एक तो ये समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है ना, और एक N बढ़ रहा है, H तो हम फिर भी रिडक्शन से ले आएंगे, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, CN एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर मैं इसके अंदर KCN डाल दूं तो Cl हट जाएगा, जो मुझे चाहिए भी नहीं था, K के साथ निकल जाएगा, CN मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन CH2C
एन। समझ आया? मुझे ये चाहिए था। अब सी एन को ना इस तरीके से भी लिख सकते हो। सी एन बहुत अच्छा रिएजेंट है जो बहुत सारी रिएक्शंस करवाता है। देखो, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये तो हमारा बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसके पास भी H चाहिए, इसके पास भी H चाहिए। C और N आ चुका है, KCl तो बाहर निकल चुका है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन चाहिए ना, अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट डालो, LiAlH4 बन जाएगा। यही हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2 समझ रहे हो? हमने क्या किया, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, दोनों का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा क्या चेंज हो रहा है। हमें चाहिए था एक कार्बन एक नाइट्रोजन, तो CN डाल दिया, KCN। CN तो होता है ना साइनाइड, सभी को पता है। साइनाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने में काम आता है। इससे पहले मैंने एक और आपको याद करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है? जिससे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा देते थे, जितने भी चाहिए होते थे उतने नंबर का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बढ़ाते थे और एल्डिहाइड के ऊपर ऐड कर सकते थे। याद है ना सभी को? तो जहां पे एक पेज बनाओ डिस्टिंग्विश टेस्ट का, एक पेज बनाओ अलग से, जो पीछे वाले पेज बना रहे हो ना वो बहुत काम आएंगे आपके। तो उसमें ये बात भी ऐड करो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। इन द सेम वे साइनाइड से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइनाइड से एक ही कार्बन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साइनाइड के अंदर एक ही तो कार्बन है। तो देखो ओवरऑल यहाँ से यहाँ में एक ही तो कार्बन बढ़ रहा था, तो हमें साइनाइड बहुत अच्छा लगा और नाइट्रोजन भी चाहिए था, तो नाइट्रोजन भी ले आए। राइट, साइनाइड में ही आ गया वो तो। चलो अभी देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, कन्वर्जन्स हो गई। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो भी आपका डी ब्लॉक के बाद जो कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है उसमें से कभी कभी पूछते हैं नेम से फॉर्मूला बनाना, कभी कभी फॉर्मूला से नेम लिखना। ठीक है, डाई एक्वा सिल्वर। डाई एक्वा मतलब H2O होंगे 2 बार, और मेटल इससे पहले लिखा जाता है ना। सिल्वर मतलब Ag। इसके बाद बोल रहा है इस पे 1 चार्ज है तो दूसरे वाले पे चार्ज हम एडजस्ट करेंगे। डाई क्लोराइडो आर्जेंटेट। आपको पता है जिस भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसी में ही 8 वर्ड लगाते हैं, है ना? तो सिल्वर को, अगर स्टार्टिंग वाला सिल्वर है कॉम्प्लेक्स में उसको सिल्वर लिखेंगे, बाद वाला सिल्वर है उसको बोलेंगे आर्जेंटेट। मतलब कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही सिल्वर जो भी मेटल होता है उसके बाद 8 लगाया जाता है, दैट इज द जनरल रूल। तो ये क्या बनेगा, AgCl2। यहाँ भी 1 चार्ज है तो +1 इधर होगा, -1 इधर होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली इसका आंसर क्या आ गया, आपने क्या बनाया यहाँ पे फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला बना आपका यहाँ पे, AgH2O ट्वाइस देन AgCl2। ओके, नेक्स्ट, डाई हाइड्रोक्सिडो। हाइड्रोक्सिडो क्या होगा, ये होता है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लिगेंड है तो हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सिडो। नेक्स्ट है बिस, मतलब कि कोई एक ऐसा लिगेंड आने वाला है जिसके अंदर बाई ट्राई वर्ड यूज होंगे, तो देखो ये हो रहे ना, ट्राई, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। फिनाइल फोस्फाइन मतलब PPH। ट्राई फिनाइल फोस्फाइन मतलब कि 3 फिनाइल है फोस्फोरस के ऊपर, ट्राई फिनाइल 3 फिनाइल फोस्फिन के ऊपर। और ये पूरे हैं कितने, बिस, ये सारे के सारे 2 है ना? और ये हाइड्रोक्साइड भी डाई है, ये भी 2 है। किसके ऊपर लगे हुए हैं, निकल के ऊपर, मेटल स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो ओवरऑल इसका क्या फॉर्मूला बना, निकल OH ट्वाइस PPH3 ट्वाइस, और ये स्फीयर। इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट सेशन में बताना, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि उसका थोड़ा और डिटेल में देख सके और एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, बट मुझे लगता है कि इतना एक बार सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो ऑब्वियसली आप रिलेट कर पा रहे हो ना यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर से क्या वर्ड यूज होगा, क्या इसमें फॉर्मूला यूज होगा, वो सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन
इज गिवन बिलो। एल्कीन से एल्कोहल बनाने का जो मैकेनिज्म है ना, वो पूछते हैं एग्जाम में, वो यही है। तो इसमें बोल रहा है इसमें क्या एरर है वो ढूंढना है। ओके, तो देखो, एक एरर तो यही दिख रहा है, ये एरो इस साइड आ रहा है, एरो होना चाहिए इस साइड। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो देंगे, उनमें थोड़ा ही ले सकते हैं। तो वो जाएंगे हाइड्रोजन को लेंगे अपने पास, तभी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है उनका, राइट। तभी तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने शेयर किया। तो ये तो एरो का डिफरेंस था। सेकेंड स्टेप में ये ना आपके बुक में भी लिखा हुआ है मैकेनिज्म 3 स्टेप का, 5-6 बार अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें दो मैकेनिज्म करना। एक तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने का, एक एल्कोहल से एल्कीन बनाने का। दो है, 1 2। इसके भी 3 स्टेप है, इसके भी 3 स्टेप है, इसको याद करके जाना प्रॉपरली कि कैसे हुआ ये रिएक्शन। फिर भी समझ नहीं आए कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन सही जा रहे हैं, सही मूवमेंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में वोटर ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर लिए, ये भी ठीक है। जैसे ही वोटर, ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आए थे एच के पास, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए थे ना, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इधर भी एरो का डिफरेंस था, एरर था, ऊपर भी, यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को करते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए कंप्लीट अच्छे से पढ़ना, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी नेक्स्ट करेंगे, राइट।